We're going to discuss today work energy theorem for straight line motions with a varying force. इससे पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम एक्चुअली में होता क्या है. द वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन ए पार्टिकल इज इक्वल टू द चेंज इन पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी. जैसा कि आप जानते हैं कि पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है. अगर मान लो कि m मास का कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका अगर वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, हाफ m v स्क्वायर. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग ऑफ मास m विच इज मूविंग विद द वेलोसिटी v. ठीक है. तो अब जैसे कि वर्क एनर्जी थ्योरम जो हम लोगों ने पढ़ा था कांस्टेंट फोर्स के केस में, और वो जो हमारा डेफिनेशन निकला था कि द वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन ए पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल पे जो भी नेट फोर्स एक्ट कर रहा है बाहर के थ्रू, इसके द्वारा किया गया काम जो है वो पार्टिकल के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा. मतलब सिनेरियो कुछ ऐसा था कि सपोज करिए कि कोई ऑब्जेक्ट है m मास का. दिस इज अ ब्लॉक ऑफ मास m, यू कैन एज्यूम इट एज अ पार्टिकल एंड इट इज़ बीइंग एक्टेड अपॉन बाय ए कांस्टेंट फोर्स f. इस पे जो फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे f क्या है, ये कांस्टेंट फोर्स लग रहा है. ठीक है, क्या लग रहा है, ये कांस्टेंट फोर्स लग रहा है. और ये पार्टिकल क्या है तो x डायरेक्शन में इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है. तो हम लोगों ने निकाला क्या चीज़ कि अगर इस पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी. यहाँ v1 स्पीड है, x1 पोजीशन पे जब पार्टिकल है तो वेलोसिटी स्पीड क्या है, v1 है, और x2 पोजीशन पे जब पार्टिकल है तो स्पीड हो गई v2. तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो है सो जो काइनेमेटिक्स में पढ़ा है कि व्हेन ए पार्टिकल इज बीइंग एक्टेड अपॉन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है. और उस केस में जो वेलोसिटी होती है v2 पे स्क्वायर, वो क्या होता है तो v1 पे स्क्वायर और प्लस 2as, जहाँ s क्या कहलाता है तो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है. ये हम लोगों ने पढ़ लिया है. ठीक है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, s इज इक्वल टू तो x2 माइनस x1. दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, यहाँ पे ये है. तो अब इस डेफिनेशन से देखो तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या निकल के आती है. एक्सेलरेशन जो a है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू v2 पे स्क्वायर माइनस v1 पे स्क्वायर बटा ट्वाइस ऑफ यहाँ पे कितना तो ट्वाइस ऑफ s. यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल के आती है. तो इस केस में अगर आप देखो, अगर इस दोनों तरफ इसको मास से मल्टीप्लाई कर दो, इफ़ यू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय m, यहाँ भी मास से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ गया, m इंटू ए आ गया. m इंटू ए मतलब क्या चीज़, जो फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है फोर्स f इज इक्वल टू क्या, m इंटू एक्सेलरेशन a. तो इसलिए तुम यहाँ लिख सकते हो कि ये हो गया फोर्स f एंड दिस इज इक्वल टू कितना तो 1/2. ठीक है, 1/2 ऑफ s. और यहाँ पे v2 पे स्क्वायर m इंटू v2 पे स्क्वायर माइनस 1/2 ऑफ s m इंटू v1 पे स्क्वायर. तो कहीं ना कहीं जब s इधर लेकर चले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ m v2 पे स्क्वायर माइनस हाफ m v1 पे स्क्वायर. मैंने कहा कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी पार्टिकल का वो क्या होता है 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी पे स्क्वायर. तो ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये काइनेटिक एनर्जी कब बता रहा है, जब पार्टिकल आपका डिस्प्लेस्ड हो गया है उस समय काइनेटिक एनर्जी है. मतलब ये हो गया आपको काइनेटिक एनर्जी कितना, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी k2 और ये हो गया काइनेटिक एनर्जी कितना k1, क्योंकि v1 वेलोसिटी है. इस सिचुएशन में जो काइनेटिक एनर्जी हो गई वो k1 हो गई, और इस पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी हो गई वो क्या हो गया, k2 हो गया. तो ये k2 है, ये k1 है. और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ पे f इंटू एस, दिस इज द वर्क डन बाय द फोर्स f ऑन द पार्टिकल. क्योंकि हमने पढ़ा है कि वर्क डन बराबर क्या होता है तो वेक्टर f डॉट यहाँ पे s. क्योंकि यहाँ पे क्या है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर लग रहा है, दोनों के बीच एंगल 0 है. तो तुम वर्क डन क्या लिखोगे, एफ एस कॉस ऑफ 0, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही फाइनली आएगा. तो दिस इज इक्वल टू द वर्क डन, वर्क इज इक्वल टू कितना तो k2 माइनस k1. तो ये जो तुम निकाले थे दिस वाज द काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम व्हेन द कांस्टेंट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल.
और वो थ्योरम क्या कह रहा था कि व्हेन ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन ए पार्टिकल द वर्क डन बाय ऑल द नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो ये तो कांस्टेंट फोर्स के केसेस में मैंने डिफाइंड कर दिया, लेकिन क्या ये बात उतनी ही सही होगी अगर हमारा फोर्स वैरी करेगा? कब? पोजीशन के रिस्पेक्ट में हमारा फोर्स जो वैरी करे। मतलब केसेस कुछ इस तरह का है, दिस इज ए केस वेयर क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन तो हो रहा है लेकिन फोर्स जो लग रहा है ना वो वैरिंग फोर्स लग रहा है। मतलब जैसे इस पोजीशन पर फोर्स कुछ और है, फोर्स का वेरिएशन कुछ ऐसा है। ये जो है ये क्या है, एक्स डायरेक्शन में, चूँकि डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर हो रही थी, यहाँ क्या है, एन ऑब्जेक्ट, देयर इज एन ऑब्जेक्ट विच अंडरगोज ए डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट मान लो, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ x, वो क्या है, तो x2 माइनस x1 के बराबर है। तो देयर इज ए ऑब्जेक्ट विच अंडरगोज ए डिस्प्लेसमेंट x अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स विच इज़ अलाउडेड टू वेरी। तो फोर्स तो इस पर कुछ भी लग सकता है, लेकिन चूंकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, इसीलिए फोर्स का एक्स कंपोनेंट ही इसके काम में कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब एक्स कंपोनेंट ही इसके एनर्जी को चेंज करने, इन्फ्लुएंस करेगा। तो इस डायरेक्शन में जो एनर्जी लग रहा है उसको हम बोलते हैं एफ एक्स, और यहाँ चूँकि पोजीशन 1 है तो F1x से रिप्रेजेंट किया गया है। और फोर्स का वेरिएशन कैसा है, तो कुछ इस तरह का वेरिएशन है। ये जो कर्व आप देख रहे हैं, दिस कर्व रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ द अप्लाइडेड फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट। एक्स डायरेक्शन में जैसे जैसे डिस्प्लेस हो रहा है वैसे वैसे फोर्स के वैल्यू जो है ये इस वेरिएशंस को फॉलो कर रहा है। दिस इज द वे फोर्स इज बीइंग वैरिड while being acted on the object from displacement x1 to x2। क्या ऐसे केस में भी वर्क एनर्जी थ्योरम वैलिड होगा? मतलब क्या ऐसे केस में भी आप लिख सकते हो कि द टोटल वर्क डन, WT वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? क्या ये आप इस केस में भी लिख सकते हो जब आपका अप्लाइडेड फोर्स वैरी हो रहा है? तो जैसा आपको याद होगा कि पिछले स्लाइड में हम लोगों ने जो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यहाँ इस्तेमाल कर लिया था, ये इक्वेशन केवल कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो वैरिंग नेचर का है, तो हम काइनेमेटिक्स का ये इक्वेशन इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हमारे पास इसको साबित करने का दो तरीका है। एक तो ग्राफिकल वे में है कि आप क्या करिए कि ये जो फोर्स का वेरिएशन है किसके रिस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, ये जो फोर्स का वेरिएशन है उसको स्मॉल सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। हमने किया इसको डिस्ट्रीब्यूट। अब मेरा जो ये सेगमेंट है, यहाँ से यहाँ का जो ये सेगमेंट है, इस सेगमेंट को मान लो ये डेल एक्स ए है, ये सेगमेंट मान लो डेल एक्स बी है, ठीक है, ये सेगमेंट मान लो डेल एक्स सी है, ठीक है, ये सेगमेंट मान लो डेल एक्स सी डी है। इस तरह से ढेर सारा मेरा सेगमेंट में मैंने इसको तोड़ लिया। अब दूसरा चीज़ देखो कि इस ड्यूरेशन में, इस इनफाइनेटेसिमल सेगमेंट में जो फोर्स का वेरिएशन है वो बहुत ही कम है, बहुत ही नेग्लिजिबल है। मतलब अगर एवरेज फोर्स हम लें तो ये जो मान लो F1 एफ एक्स ए, दिस इज द एवरेज फोर्स इन द सेगमेंट डेल एक्स है। इसमें मान लो एवरेज फोर्स क्या होगा, तो एफ एक्स बी होगा। फिर इसमें मान लो जो एवरेज फोर्स होगा वो क्या होगा, एफ एक्स सी होगा। तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि हर एक इनफाइनेटेसिमल सेगमेंट में जो फोर्स का वेरिएशन है वो अप्रॉक्सीमेटली मतलब कांस्टेंट नेचर का है। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग जो वर्क एनर्जी थ्योरम डिराइव कर रखे हैं कांस्टेंट फोर्स के केस में, जब फोर्स हमारा कांस्टेंट रहता है तो हम लोग ये जो थ्योरम है ये इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट में हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि वर्क डन ड्यूरिंग द इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट डेल एक्स ए, इंक्रीमेंटल वर्क डन क्या लिख सकते हैं, इंक्रीमेंटल वर्क डन ड्यूरिंग इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट डेल एक्स ए क्या होगा, तो डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू इज इक्वल टू नथिंग बट क्या चीज़, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो फोर्स क्या हो गया एफ एक्स ए, और इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया डेल एक्स ए, ठीक है। और ये जो है दिस इज इक्वल टू द इनफाइनेटेसिमल डेल के ए। इस सेगमेंट में जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ, इस सेगमेंट में जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ
वो क्या आ गया, इंक्रीमेंटल वर्क डन बाय द फोर्स एंड दिस इज इक्वल टू दिस। तो ऐसे करते करते अगर आप देखेंगे कि जो नेट वर्क डन होगा, हम फिर इस सेगमेंट में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, तो इंक्रीमेंटल वर्क डन निकालेंगे, तो अल्टीमेटली जो मेरा टोटल वर्क डन आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो वो आ रहा है आपको एफ एक्स ए इंटू डेल एक्स ए जोड़ फिर इस सेगमेंट में जो है तो एफ एक्स बी इंटू डेल एक्स बी, और ऐसा करते करते हर सेगमेंट में वर्क डन जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा एंड दिस इज अल्टीमेटली इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। और चूंकि हम जब डेल एक्स ए जो है मेरा जो इंटरवल है, ये जो आपका स्ट्रिप्स है, अगर इसका इंटरवल जो हमारा टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, मतलब ये स्ट्रिप जितना पतला हो जाएगा उस ड्यूरेशंस में फोर्स का वेरिएशन उतना ही जो है सो और कम हो जाएगा। तो ये जो हमारा सिक्योर करके क्या हो जाएगा ये इक्वेशन कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन एंड दिस इज इक्वल टू नथिंग बट क्या चीज़, तो फोर एफ एक्स, ठीक है, और इंटू यहाँ पे डी एक्स, और इंटरवल क्या है तो x1 to x2. This is the equation, and now you can see that the work energy theorem is also valid when the force is being varied while the particle is being displaced. इसको प्रूफ करने का आपके पास एक और नया तरीका है जो सिंपल सा है कि जैसे सपोज करो कि इस ऑब्जेक्ट पे, ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, अंडर द मोशन ऑफ ए वेरिएबल फोर्स है और इस पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है जिसको हम बोल रहे हैं एफ एक्स फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो तुम जो वर्क निकालोगे, वर्क डन बाय द फोर्स क्या होगा, इज नथिंग बट यहाँ पे तो एफ एक्स, यहाँ से डी एक्स, और डिस्प्लेसमेंट क्या है तो x1 से x2 तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है। दिस इज द फार्मूला फॉर द वर्क डन। यू अंडरस्टूड दैट, आई होप कि आपको पता होगा कि वेरिएबल फोर्स है, चूंकि एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है वेरिएबल फोर्स, ठीक है। तो वेरिएबल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन निकला वो ये निकला। क्या आप लिख सकते हो कि एफ एक्स इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ ए एक्स, और ए एक्स को तुम ये भी लिख सकते हो एम इंटू डी वी एक्स बाई डी टी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इस डायरेक्शन में मान लो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे वेलोसिटी मान लो वी एक्स है तो डी वी एक्स बाई डी टी लिख सकते हो। अब देखो इसमें थोड़ा सा आपको चेंज करना है कि ये m इंटू डी वी एक्स बाई यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो डी एक्स, और इंटू डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हो, क्योंकि फाइनली जब तुम डी एक्स काट दोगे तो यही अचीव होगा। और अब तुमको पता है कि डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ किसकी, पार्टिकल की वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो अल्टीमेटली तुम लिख सकते हो m और डी एक्स बाई डी टी मतलब वी एक्स, तो वी एक्स इंटू यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स, सॉरी डी वी एम, ठीक है, डी वी बाई ये डी एक्स आ गया। तो अल्टीमेटली जो तुम्हारे पास फोर्स का फार्मूला आया वो ये आया। अब ये जब फोर्स की वैल्यू तुम इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो इक्वेशन क्या आएगा वर्क डन का, वर्क डन का इक्वेशन हो जाएगा x1 से x2, ये लिमिट है, और फोर्स क्या है तो मास इंटू वी एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, और इंटू यहाँ पे डी एक्स, ठीक है। अब देखो ये जो तुम्हारा पोर्शन बन रहा है, ये इस पोर्शन में देखो तो तुम लिख सकते हो कि डी वी एक्स, डी वी यहाँ जो है सॉरी डी वी एक्स था, तो डी वी एक्स बाई डी एक्स और इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी वी एक्स। और जब ये चीज़ तुम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होगा कि जो इंटीग्रल वेरिएबल है वो चेंज हो जाएगा डी एक्स से डी वी में। यहाँ क्या था, डी एक्स था, अब जैसे ही काटोगे तो ये डी वी एक्स हो जाएगा। तो क्या होगा कि जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो इंटीग्रल वेरिएबल चेंजेज फ्रॉम dx to dvx, and so the limit of integral also changes from क्या चीज़, तो x1 to x2 फ्रॉम दिस टू कितना, तो v1 यहाँ पे मान लो ये v1x है तो v1x माइनस यहाँ से v2x कर सकते हो या v1 से v2 कर सकते हो, इसमें चेंज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो वर्क डन होगा वो क्या निकला, वर्क डन इज इक्वल टू यहाँ से v1x
यहाँ से v2x इंटीग्रल वेरिएबल हो गया, और यहाँ पे m आ गया, और यहाँ पे vx और इंटू यहाँ पे dvx आ गया। अब m तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर निकाल लोगे उसको, तो अल्टीमेटली ये क्या आएगा m, और ये हो जाएगा तुमको इंटीग्रल को सॉल्व करो तो vx पे स्क्वायर बाई यहाँ पे 2, और यहाँ v1x यहाँ पे v2x, तो ये क्या आ गया हाफ m v1x पे स्क्वायर माइनस हाफ m v2x पे स्क्वायर। तो अगर यहाँ की वेलोसिटी मान लो v1x है और यहाँ वेलोसिटी अगर मान लो v2x है, तो तुम लिख सकते हो कि यहाँ की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी K1 बराबर क्या हो गया, हाफ m v1x पे स्क्वायर, और यहाँ पे K2 क्या हो गया, हाफ m v2x पे स्क्वायर। तो फाइनली क्या हो गया ये K2 माइनस K1। तो मतलब जो टोटल वर्क डन बाय द फोर्स W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी K2 माइनस K1। तो अल्टीमेटली तुमने क्या देखा कि जो वर्क डन है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन दिस केस ऑल्सो। सो दिस इज द अल्टरनेटिव प्रूफ। याद रखिए ये क्या है, अल्टरनेटिव प्रूफ है, अल्टरनेटिव प्रूफ है। इससे पहले जो मैंने प्रूफ किया ये सेक्शन में, ये ग्राफिकल अप्रोच से हमने प्रूफ किया कि ग्राफिकली अगर आप इस वेरिएशन को स्मॉल सेगमेंट में तोड़ लेते हैं तो इस सेगमेंट में क्या होता है, फोर्स का वेरिएशन क्या होता है, फोर्स वेरिएशन इज क्या चीज़, इज नियरली कांस्टेंट, नियरली कांस्टेंट। कि कांस्टेंट कब होगा, जब स्ट्रिप का साइज जो है डेल एक्स का साइज और छोटा होता जाएगा, छोटा से छोटा होता जाएगा। तो हम हर एक इंटरवल में जो है सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो मुझे पता है कि कांस्टेंट फोर्स पे तो वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाइड होता है। तो इस ड्यूरेशन में तो फोर्स कांस्टेंट हो गया, तो मैंने इस ड्यूरेशन में वर्क एनर्जी थ्योरम निकाला, मैंने यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है सो डेल के ए निकाला। फिर इस ड्यूरेशन में भी मैंने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल के बी निकाल सकते हैं। क्या चीज़, डेल के बी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग दिस इंक्रीमेंटल डिस्प्लेसमेंट। फिर इस ड्यूरेशन में भी हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं। तो जब पूरे वर्क डन को निकाल रहे हैं तो अल्टीमेटली हम क्या निकाल रहे हैं, कि स्मॉलर जो मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस आ रहा है उस इंक्रीमेंटल वर्क की वजह से वही निकाल रहे हैं। तो जब हम जोड़ेंगे तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा कि टोटल वर्क डन ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, टोटल वर्क डन ऑन द पार्टिकल बाय द नेट फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमने तीन केसेस देखा, एक तो कांस्टेंट फोर्स पे तो अप्लाई हो ही गई, दूसरा कि कांस्टेंट फोर्स जो कि मतलब एक उस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शंस में वेरी, एक फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में वेरी कर रहा है उस डायरेक्शन, उस केसेस में भी वर्क एनर्जी थ्योरम वेरीफाइड हो गई। तो वेरिएबल फोर्स के केस में देख लिया। अब एक ऐसा भी केस आ सकता है जहां फोर्स भी वेरी करे, क्योंकि वर्क क्या है, वर्क इज जो वर्क होता है वो क्या होता है, इट इज इक्वल टू नथिंग बट Fx इंटू डी एक्स। तो फोर्स भी वेरी हो और डिस्प्लेसमेंट भी वेरी हो, उस केसेस में क्या वर्क एनर्जी थ्योरम वैलिड हो पाएगा?